हाँ भाई, क्या पढ़े थे हम लोग क्लास में? कुछ क्वेश्चन कराए थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन कराई थी और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन डिराइव करा दिया था, I बराबर ANEVD। ये कर लिया था ना अपन लोगों ने? बहुत सही। आओ चलो आओ, अब यहां से आगे की बात शुरू करते हैं। एक हेडिंग लिखो, बहुत छोटी सी एक टर्म पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, नाम है मोबिलिटी और इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। आइए, टर्म का नाम क्या है? मोबिलिटी। मोबिलिटी, ठीक है, टर्म का नाम क्या है? मोबिलिटी, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं भाई? म्यू से। पहले समझो, उसके बाद में आगे की कहानी करेंगे। मोबिलिटी जो वर्ड है ये डिराइव्ड है एक और दूसरे वर्ड से जो है मोबाइल। मोबाइल से बना मोबिलिटी, और मोबाइल का जो मतलब होता है वो मतलब होता है एबिलिटी टू मूव। एबिलिटी टू मूव। अब देखो, बात को जरा समझो। करंट के बनने के लिए यह बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन मूव होना चाहिए। करंट के बनने के लिए यह बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? मूव होना चाहिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कई बार आयंस भी करंट बनाती हैं। जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स में हमने चर्चा की थी भाई, इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव आयंस होती हैं और नेगेटिव आयंस होती हैं, वो भी मोशन करती हैं। वो भी क्या करती हैं? मोशन। तो जितना ज्यादा मोशन करेंगी करंट उतना ज्यादा ही बन पाएगा। ये तो एकदम सीधी सी बात है। इसलिए हर तरीके की आयन के लिए या हर एक पार्टिकल के लिए ये टर्म हम लोग पढ़ते हैं मोबिलिटी। ऐसा नहीं है तुम लोग 12वीं में इसको पहली बार पढ़ रहे हो, तुमने शायद से ये टर्म 11वीं में सबसे पहली बार पढ़ी होगी, वो भी केमिस्ट्री के अंदर। एक टॉपिक है केमिस्ट्री में जिसे हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। कुछ याद आया? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्ट ब्रिज। हम एक तरफ एक सेल लेते हैं, मतलब एक तरफ एनोड एक तरफ कैथोड, और इनको जोड़ने के काम आता है सॉल्ट ब्रिज। कुछ याद आया? अगर सॉल्यूशन में KCl मिक्स करके बनाया जाता है सॉल्ट ब्रिज, तो मैं शायद याद ना हो बट मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो जब सॉल्ट ब्रिज को बनाने की कंडीशंस पढ़ाई जाती हैं तो उसमें एक कंडीशन ये भी लिखी होती है कि जिस इलेक्ट्रोलाइट का तुम इस्तेमाल कर रहे हो उसमें जो आयंस बने, कौन बने? आयंस। उन दोनों आयंस की मोबिलिटी सेम होनी चाहिए लगभग। जैसे मैं KCl का इस्तेमाल कर रहा हूं और KCl टूट के बोलो क्या बनाएगा? K पॉजिटिव Cl। तो इन दोनों की मोबिलिटी लगभग क्या होनी चाहिए? सेम। कारण है उसका कि इन दोनों की मोबिलिटी क्यों सेम होनी चाहिए, उसका अपना एक कारण है। और कारण सीधा सा है कि जितनी देर में K पॉजिटिव यहां से यहां पहुंचे, ठीक उतनी देर में Cl नेगेटिव को दूसरी साइड पहुंच जाना चाहिए ताकि न्यूट्रलिटी मेंटेन हो। अब हो सकता है तुम में से बहुत से लोगों को यही ना पता हो कि सॉल्ट ब्रिज आखिर क्या चीज है और किस तरीके से ये काम करता है, तो अपने केमिस्ट्री वाले मास्टर जी से जरा इसके बारे में डिटेल में चर्चा करें, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं केमिस्ट्री की कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि भाई सॉल्ट ब्रिज तुम पढ़ो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता तुम केमिस्ट्री पढ़ो। हाँ, मैं तो केवल चर्चा कर रहा हूं किसकी? फिजिक्स की। और मैं चाहता हूं कि तुम ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ो? फिजिक्स पढ़ो। ये मेरी इच्छा है। तो फिजिक्स के टर्म्स में मोबिलिटी क्या है? हालांकि केमिस्ट्री के टर्म्स में भी मोबिलिटी वही होगी, लेकिन फिजिक्स के टर्म्स में मोबिलिटी क्या है? तो फिजिक्स के टर्म्स में मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। यानी कि मोबिलिटी का फॉर्मूला बनता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या बनता है भाई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो होती है vd और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है भैया वो है E। तो म्यू का फॉर्मूला बोलो क्या बना, vd बाई ई। म्यू का फॉर्मूला क्या बना, vd बाई ई। ध्यान से देखो, मोबिलिटी तब ज्यादा हो सकती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम से कम हो लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी आयन उतनी ही तेजी से एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी। हम चाहें तो यहाँ पे वैल्यू रख के देख सकते हैं, यानी कि फॉर्मूला से भाई vd की वैल्यू क्या होती है, ई टाउ बाई एम, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह बोल क्या रख लें भैया, ई ने ई को, भैया म्यू का फॉर्मूला आ गया ई टाउ बाई एम। म्यू का फॉर्मूला क्या आ गया, ई टाउ बाई एम। अच्छा, यहां से ऐसा यूनिट बनाना बड़ा आसान। भाई वेलोसिटी की यूनिट मीटर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम, तो डिवाइड में लिख रखा है तो बोल क्या हो जाएगा, न्यूटन इनवर्स कूलम। ये आ गई ऐसा यूनिट। बोलो चमका। ये तो नहीं पूछा गया कभी कि मोबिलिटी डिफाइन कर दो, ये तो नहीं आया। फिर क्या आया पेपर में, जो आया पेपर में आओ उसकी चर्चा की जाए। पेपर में पूछा गया एक प्रश्न जिसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करोगे तुम लोग सबसे पहले। तो मैं पहले सवाल लिख देता है। सवाल है, why is the conduction of metals greater than the conduction of electrolytes? मेटल्स का जो कंडक्शन है वह इलेक्ट्रोलाइट्स के कंडक्शन से ज्यादा क्यों है? यह सवाल सीबीएसई में पूछा गया और तुम्हारे सामने लिखा है इसका उत्तर। मैं चाहूंगा कि तुम जरा 2 मिनट इसके ऊपर अपना दिमाग दौड़ाओ। पहले उतार लो ऊपर से और उसके बाद में सवाल के, या पहले एक काम करो, उतारो नहीं, इकट्ठा उतारना। पहले 1 मिनट सवाल के ऊपर सोचो, फिर मैं उत्तर लिखूंगा, फिर इकट्ठा उतारना, ठीक है ना? चलो भाई जरा तो सोचो, मेरे को मत देखो, सवाल को देखो, सोचो। जो बताना चाहे वो पहले हैंड रेज कर देगा भाई, जिसको ऐसा लगता है कि उसको पता ही। कार्तिक बहुत छुट्टी कर रहा है। हाँ बताओ। पता नहीं। हाँ भाई और बोलो। कोई यहाँ से हाथ खड़ा किया था, मानवी बताना चाह रही है। नहीं, एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? यस ज्ञानेश्वर। नहीं तो टूटते हैं तो तभी तो कंडक्शन करते हैं ना मेरे भाई, क्योंकि टूटेगा तो आयंस बनाएगा, आयंस बनेगी तभी तो कंडक्शन होगा ना उस्ताद। हाँ ये कह सकते हैं। चलो हम नहीं, हम तुम्हारी इस बात से चलो सहमत हैं। ये कह रहा है जी उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। इलेक्ट्रॉन्स कम नहीं होंगे, बेसिकली आयंस की जो संख्या है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के सामने कम होगी। अरे गधो, मेटल में कंडक्शन कौन करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोलाइट्स में कंडक्शन कौन करता है? आयंस। कौन सी आयंस? पॉजिटिव और। तो बात को समझो, पहला कारण तो यही है, ये सही कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स इज मच ग्रेटर देन द नंबर ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, एक जनरल वैल्यू की अगर बात करोगे ना कि मेटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जनरल वैल्यू 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। बहुत ज्यादा संख्या है, बहुत ज्यादा संख्या है। इसीलिए मेटल्स बहुत ज्यादा कंडक्शन करते हैं। हाँ ना बोलो, इसलिए मेटल्स बहुत ज्यादा कंडक्शन करते हैं। दूसरा कारण एक
और कारण होगा, देयर विल बी वन मोर रीजन। किसका मास? हाँ, इलेक्ट्रॉन का मास है आयन से कम। साबोस, आपको पूरे 2 रुपए मिलेंगे इनाम में। गधो, फॉर्मूला लिखा तुम्हारे सामने, इधर देखियो। म्यू का फॉर्मूला क्या है? ई टाउ बाई। मेटल में कंडक्शन कौन कर रहा? इलेक्ट्रॉन। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ। ऑब्वियस सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो सीधी सी बात है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ। और इसीलिए मेटल्स में कंडक्शन क्या होगा? ज्यादा। अरे अगर मोबिलिटी ज्यादा तो इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गई? ज्यादा। मोबिलिटी ज्यादा मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गई? अरे हाँ ना तो बोलो। तो दूसरा जो रीजन ये बनेगा कि म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ आयंस, जिसका डिटेल्ड रीजन मैंने यहां पे दिया। और इस वजह से हमेशा मेटल्स की कंडक्शन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्शन से हमेशा क्या रहेगी? ज्यादा। आई बात समझ में? अब उतार डालो फटाक से। आओ शांति से पढ़ेंगे। 7 सितारा टॉपिक है भाई। टॉपिक का नाम है ओम्स लॉ। हाँ, अब की बारी ऐसा दुखी करेगा कि तू याद करेगा। ओम्स लॉ 10वीं क्लास के हर बच्चे को कोई लॉ अगर ये पूछा जाए फिजिक्स में कि तुझे क्या आता है, तो वो शायद इसका जवाब दे देगा कि मुझे पता है V बराबर IR। क्या हमें क्या पता है? V बराबर IR। अच्छा, उसे स्टेटमेंट पूछो, कई बार मे भी उसे स्टेटमेंट ना पता हो, बट उसे फॉर्मूला पता होगा कि V बराबर IR। ये ओम्स लॉ है। तो 10वीं में आधा अधूरा ज्ञान जो है इसके बारे में दिया गया। आओ जरा पूरा ज्ञान लें। तो पहले लिखो स्टेटमेंट, लिखना शुरू करो। पहले लिखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, according to Ohm's law, comma, the current flowing through a wire, the current flowing through a wire is directly proportional, is directly proportional to, is directly proportional to the potential difference, is directly proportional to the potential difference applied across its ends, applied across its ends, provided the physical conditions, provided the physical conditions like temperature and pressure, like temperature and pressure are kept constant, provided the physical conditions like temperature and pressure are kept। सुनो मेरी बात सुनो। आओ मान लो यह एक वायर है, ऐसे, और इस वायर को हम करंट दे रहे हैं ऐसे। ये वायर है,
इस वायर को हम करंट दे रहे हैं सेल से, ये मैंने सेल बनाया है। मैं अगर ये मान लूं कि इसका वोल्टेज V है और सर्किट में जो करंट बना वो कितना है I, सर्किट में जो करंट बना वो कितना है I, तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि जो करंट बना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। वो कहता है करंट का बनना इस बात पे डिपेंड करेगा कि पोटेंशियल कितना है। मुझे समझ में आई, लॉजिकली बात सही भी है। करंट कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन चले। जब इलेक्ट्रॉन को यहां कौन चला रहा है? बैटरी। ये जो लगाया है सेल तुमने, इलेक्ट्रॉन को कौन चला रहा है? इलेक्ट्रॉन को कौन चला रहा है? सेल। अब तू सोच के देख, जैसे मान ले मैं एक व्यक्ति को यहां खड़ा कर लूं और उसको बहुत हल्के से धक्का मारूं, वो गिरेगा आगे, लेकिन हल्के से ही गिरेगा। और मान ले फिर मैं थोड़ी सी ताकत इकट्ठी कर लूं और ताकत इकट्ठी करके फिर उसमें बहुत जोर से धक्का मारूं, तो क्या बहुत जोर से आगे गिरेगा? तो व्यक्ति का आगे गिरना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैंने फोर्स कितनी लगाई? यहां पे व्यक्ति इलेक्ट्रॉन है और फोर्स लगाने वाला कौन है? बैटरी। बैटरी का पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, क्या वो इलेक्ट्रॉन पे उतना ज्यादा फोर्स लगाएगी? हाँ ना बोलो। तो इलेक्ट्रॉन पे जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ही ज्यादा क्या बनेगा? करंट। और यही ओम्स लॉ है कि करंट का बनना इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि पोटेंशियल कितना ज्यादा है। पोटेंशियल कितना, यही तो ओम्स लॉ है। हाँ, 10वीं में तुमने क्या नहीं पढ़ा? वो कंडीशन जो मैंने तुम्हें अभी अभी बताई कि भाई I प्रोपोर्शनल टू V है। यह केवल तभी पॉसिबल है कि जब फिजिकल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को क्या रखा जाए? कांस्टेंट। दोनों को क्या रखा जाए? हाँ ना बोलो यार। मतलब कहने का ये है कि करंट का बनना किस पे डिपेंड करेगा? पोटेंशियल। भाई जितनी जोर से धक्का मारूंगा उतनी जोर से आके भागेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लात कौन मार रहा है? बैटरी। तो बैटरी जितनी ताकतवर होगी, इलेक्ट्रॉन को उतनी जोर से लात पड़ेगी, करंट उतना ही ज्यादा बनेगा। हाँ ना बोलो। तो I प्रोपोर्शनल टू V है, तो और करके ये भी तो कह सकता हूं कि V प्रोपोर्शनल टू, अरे I प्रोपोर्शनल टू V मतलब V प्रोपोर्शनल टू कह सकते हैं। सही नहीं है, कह सकते हैं, मैथमेटिकली सही नहीं है। इसका क्या मतलब है? एक मिनट लॉजिक समझा करो। पहली वाली लाइन का मतलब है करंट का बनना वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। दूसरी लाइन का क्या मतलब है? वोल्टेज का बनना करंट पे डिपेंड करेगा। ना बाबा ना, ऐसा कैसे होने का बाबा? ए बाबा एक बात बता, इस बैटरी को अलग निकाल के रख दूं तो रे वोल्टेज तो इसमें अभी भी है, जबकि आई क्या हो गया? अरे पागल है क्या? बैटरी का वोल्टेज करंट के इंडिपेंडेंट है, बट हम लिख सकते हैं ऐसे। हम लिख सकते, क्या करें? हमने पाया प्रैक्टिकली कि हमारा काम ऐसे ही बन रहा है, तो हमने काम अपना ऐसे बनाया। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो बोल क्या आएगा? क्या कांस्टेंट आता? तो V बराबर क्या हो गया? IR। यही तो रटवाया तुमको दम लगा के। V बराबर IR। इसमें R क्या है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। देखा? यस, रेजिस्टेंस। गधे। R क्या है? रेजिस्टेंस। अब मेरे शब्दों पे ध्यान दियो। रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ तार की रेजिस्टेंस। किसकी रेजिस्टेंस? अभी जब आगे रेजिस्टिविटी डिफाइन करूं ना, फिर मेरे शब्दों पे जरा ध्यान दियो, ठीक है? तो R क्या हुआ? रेजिस्टेंस ऑफ। तो R का फॉर्मूला क्या आया? V बाय, बोल SI यूनिट बोल, ओम। ओम ये, हाँ नमः शिवाय। इसीलिए तो बेटा तू ऐसे, तू एक काम कर, तू जंगल में जा। यहाँ क्या कर रहा है? वहां पे डमरू बजाता रहे। सारा खाम में आ गया इधर। ऐसा यूनिट क्या हो गई? ओम। हाँ ना बोलो। पहला एक्सपेरिमेंट तुम्हारे 12वीं के प्रैक्टिकल में, पहला एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। टू वेरीफाई, ये थ्योरी पढ़ा दी कि V बराबर IR आना चाहिए।
अब प्रैक्टिकल के थ्रू इसको वेरीफाई करोगे, मैं करवाऊंगा यहाँ पे प्रैक्टिकल तुम लोग को, मेरे पास एपरेटस है, मैं करवा दूंगा। लेकिन जरा प्रैक्टिकल के लिए मुझे कुछ बातों को जानने की आवश्यकता है, वो मैं तुम्हें भी बता देना चाहता हूं पहले ही। देखो पूरा इस्तेमाल एकदम, देखो आओ एक ग्राफ बनाएं, बताना मुझे, देखना मतलब ये ग्राफ बना सकते हैं क्या। ला ला ला, चलो ग्रीन कलर से ही लेंगे। एक काम करो, इधर ले लो v, इधर ले लो, ग्राफ कैसा आएगा, कैसा आएगा, ऐसे, हाँ ना बोलो। ये स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसको, किसको, R को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको, R को। अब सुन, काम की बात सुन, काम की बात। इस ग्राफ का स्लोप, स्लोप ऑफ VI ग्राफ विल गिव यू R। लेकिन समस्या, ए साला स्लोप तो निकालना आता ही नहीं रे, ग्राफ देख के स्लोप कैसे निकाले रे, हाँ दिक्कत, घोर दिक्कत। ग्राफ देख के स्लोप कैसे निकालें, चिंता ना करो, तुमसे नहीं पूछने वाला, सिखाने वाला हूं, सिखा रहा हूं। और याद रखना आगे हमेशा के लिए, कहीं भी 2 पॉइंट मान ले, एक पॉइंट A, एक पॉइंट B, ट्राइंगल पूरा कर इधर से, जो तीसरा पॉइंट है उसको मान ले C, ये एंगल ले ले थीटा, ये एंगल क्या ले ले, tan थीटा ही स्लोप है, tan थीटा ही, tan थीटा बोल क्या होता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता, परपेंडिकुलर अपॉन, बोल परपेंडिकुलर कितना, AC, बोल बेस कितना, बराबर क्या आया, बराबर क्या आएगा, R। अरे स्लोप ही तो R है, स्लोप ही क्या है, तो रेजिस्टेंस कैसे निकल गई, AC अपॉन BC। अब सोच, फिर से सोच, मान ले अब की बार ग्राफ कुछ ऐसा बने, IV, हाँ पलट गया ग्राफ, VI नहीं है। अब ग्राफ कैसा है, कैसा आएगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, I प्रोपोर्शनल टू V है, V भी I के, तो कैसा आएगा, आएगा। ये लाइन अब किसे बता रही है, अब ये लाइन किसे बता रही है, ये लाइन वहां तो R बता रही थी ना स्लोप, अब इस लाइन का स्लोप क्या बता रहा है, 1/R। इस वाले ग्राफ का स्लोप किसे रिप्रेजेंट करेगा, हाँ, यह बात आपको याद रखनी बेहद जरूरी है कि VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है और IV ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन आता है, लेकिन VI ग्राफ का स्लोप R है और IV ग्राफ का स्लोप 1/R। कई गधों को फर्क ही नहीं पड़ता, उनको लगता वो भी स्ट्रेट, वो भी स्ट्रेट, तो वो भी R तो ये भी। सोच के देख कैसे यार, लॉजिक समझाऊं 1/R कैसे हो या पल्ले पड़ गया। अरे यहाँ पे स्लोप निकालेगा तो I अपॉन V आएगा ना, तो फॉर्मूले से देख, R का फॉर्मूला V अपॉन I है, I अपॉन V तो 1/R का हुआ ना। इस ग्राफ में देखियो, ये स्लोप कैसे निकाला तूने, AC अपॉन BC, AC क्या है V, BC क्या है I, V बाय I, R बनाना। यहां पे निकाल के देखियो, एक लाइन ऐसे डाल के देखियो, तो ये वाली लाइन अब यहां से निकलेगी ना, तो ये होगा I, और ये वाली दूरी क्या होगी, तो I बाय V, देख क्या आएगा 1/R। I बाय V क्या आएगा 1/। ये ना हम प्रैक्टिकल में करने को देते हैं बच्चों को, इतने बड़े गधे हैं, सुपर गधे, छोटे मोटे गधे नहीं, कि VI की बजाय IV बना देंगे और फिर वहीं से R निकाल देंगे, वहीं से क्या निकाल देंगे, और फिर लड़ेंगे।
सही किया है सर, आपको तो मेरे से जो है ना दुश्मनी है, जबरदस्ती में नंबर काटो आप। बात समझ में आई? उतार एज इट इज। अभी इसकी डेरिवेशन भी है भाई, ओम्स लॉ की। ये डेरिवेशन थोड़ी है बावले, ये तो सीधा रिजल्ट बताया अभी। आओ, 7 सितारा टॉपिक बहुत आती है भाई ये डेरिवेशन पेपर में, बहुत ज्यादा। ये 10वीं में था नहीं। डिडक्शन, डिडक्शन का मतलब है डिराइव, लेकिन ये ऐसे आया है कई बारी तो मैं ये टर्म यूज कर रहा हूं। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पेन छोड़ दो, आओ समझेंगे। समझो आराम से, कोई खास बात नहीं है। हमने पिछली क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, देखना। हम लिखते हैं वी नो दैट, वैसे तो मुझे लिखना चाहिए आई नो दैट, बट चलो मैं फिर भी लिख देता हूं वी नो दैट। हम सभी जानते हैं बिकॉज हम पढ़ चुके हैं कि यार आई जो है वो बराबर होता है ANEVD। अरे यार हाँ ना बोलो। ऑल्सो हम ये भी जानते हैं कि VD बराबर होता EE टाउ बाई M। शाबाश, बहुत अच्छे। क्या हम इस VD की वैल्यू इसमें पुट कर दें? आओ पुट किया जाए और सॉल्व किया जाए। I बराबर ANE इंटू EE टाउ बाई M। अरे बोलो सही है क्या? अरे भैया I बराबर ANE स्क्वायर E टाउ बाई M। हाँ ना बोलो। अगर वायर की लेंथ L है तो E की जगह रखा जा सकता है V बाय L। हम पहले भी यूज कर चुके हैं, हाँ ना बोलो। इलेक्ट्रोस्टैटिक से उठाया फॉर्मूला E बराबर V बाय R, R की जगह L। क्या ये E की वैल्यू इधर पुट कर दूं? E की वैल्यू जैसे ही इधर पुट करूंगा भैया, I बराबर ANE स्क्वायर V टाउ बाय ML। हाँ ना बोलो। आया नहीं आया? इस V को इधर ले लो। I डिवाइड बाय V बराबर ANE स्क्वायर टाउ बाय ML। पूरी इक्वेशन को पलट दो। अगर पलट दोगे तो V बाय I बराबर ML बाय ANE स्क्वायर टाउ। बोलो सही है क्या? अरे भैया दिमाग लगा के सोच। वायर का मास कांस्टेंट, ये मान ले वायर है तो इसकी लेंथ भी तो अपने आप नहीं बदलेगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी अपने आप। N तो नंबर डेंसिटी है, वो तो इसकी नेचर पे डिपेंड करती है, वो भी नहीं। E तो कांस्टेंट है ही। टाउ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, पर ओम्स लॉ में लिखा है कि तुझे टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखने का। अरे बोला नहीं बोला? तो तुझे नहीं लगता कि ये जो पूरी टर्म यहां निकली है भैया, ये टर्म कांस्टेंट है? ये टर्म क्या है? और इसी कांस्टेंट टर्म को ओम ने नाम दिया R। इसी कांस्टेंट टर्म को ओम ने क्या नाम दिया? डरने का नहीं, बिल्कुल भी संभाल के बैठने का। फॉर्मूला बना V बराबर, जिसमें R का जो असल फॉर्मूला है चिरकुटो, R का असल फॉर्मूला है ML बाय ANE स्क्वायर टाउ। ये R का एक्चुअल फॉर्मूला। ये R का कैसा फॉर्मूला? ये नहीं था भैया 10वीं में। तुमने पूछा नहीं कि टेम्परेचर पे क्यों नहीं डिपेंड करता। मैडम ने बताया भी नहीं होगा। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि R के असल फॉर्मूले में टाउ आता है। क्या आता है? और वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रामायण अभी आगे और जारी रहेगी। पहले इसको मानो इक्वेशन नंबर A। इसको क्या मानो? अब जरा थोड़ी सी और चर्चा कर लें, फिर साथ के साथ तुम लोग उतार लेना, क्योंकि कंटिन्यूएशन में चर्चा चलेगी। आओ
अच्छा एक बात बताओ मुझको, एक बात ही बता दो, मान लो ये वायर ले लिया फिर से, है ना, थोड़ा 10वीं की बात करेंगे, ऐसा थोड़ा ही है, मतलब तुम्हें डराते थोड़ी रहेंगे, ये 10वीं की बात हो गई। वायर की लेंथ L और एरिया A, वायर की लेंथ L और एरिया A। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। इट वॉज फाउंड दैट, यह पाया गया, क्या पाया गया, पाया ये गया कि इस वायर की जो रेजिस्टेंस है R, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसकी लेंथ पे, और ये भी पाया गया कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके एरिया पे। 10वीं में पढ़ाया होगा। अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं फ्रॉम 1 एंड 2, हम कह सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू L बाय R प्रोपोर्शनल टू L बाय, प्रोपोर्शनलिटी हटा दें, बोल क्या आएगा, रो, क्या आएगा, तो R बराबर रो L बाय A। R बराबर क्या आ गया बोलो, रो क्या है भाई, रो क्या है भाई, हाँ तुम समझ गए, लेकिन शब्दों पे ध्यान दें। वेयर रो इज, समझें, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर। अंतर समझ आया? मैंने रेजिस्टेंस में लिखा था रेजिस्टेंस ऑफ वायर, मैंने रेजिस्टिविटी में क्या लिखा है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। यानी कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती, मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करती, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकाल लूं, मटेरियल पे डिपेंड करती, इसका मतलब समझे, नहीं समझे? सर वो बेसिकली हम कौन सा मटेरियल ले रहे हैं उसके उसी पे डिपेंड करेगा, उसकी लेंथ, एरिया और बाकी के फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। ये फॉर्मूला तो कह रहा करेगा RA बाय L, ये फॉर्मूला तो कह रहा करेगा, लेकिन कंडक्टर इसीलिए कंडक्टर है भाई साहब क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी कम है, रेजिस्टेंस नहीं। और इंसुलेटर इसलिए इंसुलेटर है भाई साहब क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी हाई है, रेजिस्टेंस नहीं। आओ आओ समझें, अब 10वीं में तुम्हारे साथ खेला हुआ, हम उस खेला को खत्म कर देंगे। 1 मिनट, इसको मान ले इक्वेशन नंबर B। क्या मान ले, इसको क्या मान ले? पहले बात, रो का फॉर्मूला बोल के आया RA बाय L। तेरे को दिख रहा है कि रो R पे, A पे, L पे डिपेंड करेगा, एक्चुअली डिपेंड नहीं कर। जवाब दूंगा क्यों, क्यों का जवाब मैं दूंगा, लेकिन इस जब ये फॉर्मूला निकाल लिया तो कुछ तो इस्तेमाल कर ले, इसका यूनिट निकाल ले। R की यूनिट बोल, एरिया की बोल, लेंथ की बोल, मीटर ने मीटर को मारा, इसकी यूनिट आई ओम मीटर, हाँ ना बोलो। अभी पिछली डेरिवेशन में एक इक्वेशन A बनाई थी, एक काम करो लिख लूं वापस, लिखना पड़ेगा R बराबर ml अपॉन ANE स्क्वायर टाउ। ये तो A थी, रो L बाय, ये क्या है, A को किससे डिवाइड करना है भैया, B से। आओ करके देखें, है ना, A को डिवाइड कर दो B से, LHS को LHS से मैं R बाय R, RHS ml बाय ANE स्क्वायर टाउ इंटू A बाय, अरे हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो, ओके। लेंथ ने लेंथ को मारा, एरिया ने एरिया को मारा, R ने R को मारा, 1 बराबर M अपॉन NE स्क्वायर टाउ इंटू 1 बाय, इस रो को इधर ले ले। अब रो का फॉर्मूला M बाय NE स्क्वायर टाउ, ये रो का असल फॉर्मूला है। क्या इस फॉर्मूले में लेंथ है, क्या इसमें एरिया है? इसलिए रो ना तो लेंथ पे डिपेंड करता और ना, इसमें दो चीजों पे डिपेंड करता है। शायद 10वीं की मास्टर जी ने बताया हो, टेम्परेचर पे और नेचर पे, टेम्परेचर पे और, आओ समझ के देखें कैसे। 2 चीजें जिन्हें तुम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, एक मास और एक E, ये तो पक्का कांस्टेंट है, लेकिन टाउ तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है।
इसलिए रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। एन ये तो नेचर पे ही तो डिपेंड करता है, इसलिए रेजिस्टिविटी नेचर पे डिपेंड। जवाब मिल गया? हाँ ना बोलो। आओ अब उतारो तो। यस सर, तो उतारो, उतारना तो पड़ेगा साहब। हाँ यहां से शुरू हो जाओ एंड तक उतारने का। जी बेटा, पन्ना पलट दें। हो गया सबका? कर लो आराम से। हो गया कार्तिक? ज्ञानेश्वर डन? मैं चाहूं ना तो ये फाइल तुमको एज इट इज भेज सकता हूं, बिल्कुल ये सब लिखा लिखाया, लेकिन मैं ये सब करना नहीं चाहता। फिर तुम लोग क्लास में लिखोगे नहीं कुछ भी, और फिर पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा, और फिर तुम्हारे ये जो रजिस्टर है ना ये भी इनकम्प्लीट मिलेंगे। हुआ भाई? अगली पूरी क्लास इनके न्यूमेरिकल्स में जाएगी भाई, रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स, ठीक है।